Hello everyone, welcome back to the session. In the previous session we discussed about dilution of acid base, how electricity conduct through acid and base, what is responsible for acid, what is responsible for base, how to dilute any concentrate acid or base. तो ये बात हमने previous session में पढ़ी. Now in this session we will learn about pH, how to measure pH. व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. तो ये सारी बातें हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अमाउंट ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ यूनिवर्सल इंडिकेटर. हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स पढ़े हैं जिसमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी था. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या था? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मींस बाय ओडर, बाय स्मेल. यहाँ पे आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब ये कलर शो करता है. वैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो डिफरेंट इंडिकेटर्स का मिक्सचर है. यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स. इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स. इट शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. A scale of for measuring H plus ion concentration in a solution is called pH scale, where P denotes potence, in German it means power, and H for concentration of hydrogen ion. pH is measured from 0 to 14. तो ये जो स्केल होता है आप यहाँ पे देख सकते हो, 0 से लेके कहाँ तक की वैल्यू मेजर करता है? 14 तक. 0 से 7 तक का एसिडिक होता है, 7 to 14 बेसिक, एंड जो 7 होता है वो होता है न्यूट्रल. ये पॉइंट जो यहाँ पे दिया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा. हायर द pH higher the H plus ion concentration, lower its pH. मीन्स जितने ज्यादा H plus आयंस कोई सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा उतना ही उसका pH कैसा होगा? लो. तो हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास कोई एसिड है जिसका pH 0 है. कितना है? 0. 0 मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल यहाँ पे आपको मिलेगा. तो अगर pH लो है, pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. तो pH अगर लो होगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन कैसा होगा? हायर. इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन, जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड जाएंगे 7 टू लेफ्ट हैंड साइड 7 6 5 सो 1 0 तक आप आएंगे तो वहां पे H प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा. वैसे ही राइट हैंड साइड ऑफ 7 डिक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन. 7 से जैसे जैसे आप अपर जाएंगे 14 तक तो H प्लस का कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज. सो वाइसा वर्सा, अगर H प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो किसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन, दैट मींस OH माइनस. उसकी बात भी हम करेंगे. सो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो 0 to 14 तक की कोई भी pH होगी वो मेजरमेंट करेगा. डिफरेंट कलर शो करता है. इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी इन डिटेल. सो यहां पे आप देख सकते हो ये जो पीएच पेपर है, ये पीएच पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर में से ही बनते हैं. ये पेपर को अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर में आप डिप कर दो तो ये बन जाता है पीएच पेपर. सेम इसका काम वो ही है जो काम यूनिवर्सल इंडिकेटर का था. पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7. यहां पे सेंटर में जो आपको दिख रहा है पीएच वो क्या होगा? न्यूट्रल. लेस देन 7 देन इट इज एसिडिक, right? Less than 7 then it is acidic, and greater than 7 then it is basic in nature. Basic means alkaline. pH value from 7 to 14 represents an increase of OH minus ion concentration. अभी हमने बात की पिछली स्लाइड में कि जैसे जैसे आप 7 से राइट हैंड साइड जाओगे H प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो वाइसा वर्सा OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज. जनरली पेपर impregnate with the universal indicator is used to measure pH. जैसे अभी बताया यूनिवर्सल इंडिकेटर में आप डीप करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? पीएच पेपर. सो पीएच पेपर का जनरली हम यूज करते हैं. यहां पे आप देखो डिफरेंट पीएच लेवल पे डिफरेंट कलर है. जैसे कि यहाँ पे आपको रेड कलर जैसा दिख रहा है, आगे गए तो ऑरेंज आया 3, फिर आगे गए तो येलोइश आया 7 पे, ग्रीन
देन लाइट ग्रीन, देन यहाँ पे ब्लू एंड लास्ट में पर्पल। तो ये जो रेंज होती है पीएच की, ये अप्रोक्सीमेट पीएच मेजर करता है। पीएच पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर वो है, वो अप्रोक्सीमेट पीएच मेजर करेगा। अगर आपको एक्यूरेट पीएच मेजर करनी है तो उसके लिए होता है पीएच मीटर। पीएच मीटर का हम यूज करते हैं। तो ये कलर बच्चों आपको याद करना पड़ेगा कि अगर ऑरेंज कलर आया तो अप्रोक्सीमेटली कितनी पीएच हो सकती है, दैट मींस एसिडिक है। अगर ब्लू कलर आया तो बेसिक है, पर्पल कलर आया बेसिक है। तो ये कलर जो होते हैं वो आपको थोड़े थोड़े से याद करने पड़ेंगे। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ here are some examples like saliva before meal and saliva after meal. So saliva before meal, it is neutral. So color of pH paper, pH paper का कलर अगर ग्रीन आया तो समझ लो कि वो न्यूट्रल ही होगा। न्यूट्रल के आजू बाजू में ही कोई pH आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6.8 to 7.4, स्लाइटली एसिडिक टू बेसिक, 7 अराउंड ही होगा। कलर में ज्यादा कोई डिफरेंस मिलेगा नहीं। बट आफ्टर मिल सलाइवा जो होगा वो थोड़ा सा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे आपको कलर मिला येलो ग्रीन, राइट। सो पीएच हुई 5.8, 5.8 पीएच, पीएच इज लेस देन 7, तो ये क्या होगा, एसिडिक। नेक्स्ट इज लेमन जूस। लेमन जूस ऑलरेडी वो टेस्ट में सार है, तो अगर सॉर टेस्ट में है तो वो क्या होगा, एसिडिक। तो यहाँ पे कलर देखो ऑरेंज कलर एंड पीएच 2.2, so it is acidic, more acidic with compared to saliva after meal. Next is colorless aerated drink. Aerated drink means carbonated water, right? So उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसोल्व करवाया होगा। When carbon dioxide is dissolved in water, it will form carbonic acid. तो यहाँ पे कलर आपको मिला येलो, उसकी pH है 4 है एंड इट इज एसिडिक। कैरेट जूस अगेन येलो ग्रीन, pH is 6 and it is acidic. Coffee is also acidic. Color is yellow, pH is 4.5 and it is acidic. Tomato juice again yellow, 4.3 and acidic. Tap water, तो tap water green, pH पेपर में कलर कैसा मिला, ग्रीन, pH नियरली 7 होती है तो वो न्यूट्रल में जाएगा। 1 मोलर NaOH, यहाँ पे ये जो कैपिटल M लिखा है 1 M, तो ये M जो है वो कंसंट्रेशन का यूनिट है। कंसंट्रेशन का यूनिट है मोलारिटी। आप हायर स्टैंडर्ड में ये पढ़ेंगे मोलारिटी। तो ये जो मोलारिटी है उसका सिंबल होता है M, राइट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेजरिंग कंसंट्रेशन। सो 1 मोलर NaOH विच इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो कलर उसका होगा पर्पल टाइप। एंड 1 मोलर HCl, तो वो बेसिक हो जाएगा। डार्क ब्लू देखो यहाँ पे, कहीं पे डार्क ब्लू कहीं पे पर्पल। 14 pH है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो होगा बेसिक। एंड 1 मोलर HCl मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक, तो कलर होगा रेड, pH 0 के आजू बाजू में मिलेगा और वो होगा एसिडिक। तो ये एग्जांपल्स आपको कहीं ना कहीं याद करना पड़ेगा कि कॉफी जो है वो येलोइश कलर है तो उसकी pH 4.5 एंड इट इज एसिडिक। ये लेमन जूस की pH यहाँ पे आपको दिखी 2.2। इससे एक बात याद आई, ये जो कोका कोला पेप्सी जो होता है, वो पेप्सी और कोका कोला की जो pH होती है वो भी नियरली अबाउट 2.2 समथिंग ही होता है। तो ऐसे एरेटेड ड्रिंक्स हमें नहीं पीने चाहिए क्योंकि वो इतने एसिडिक है 2.2, राइट। तो हो सके तो अवॉइड करो। ओके फाइन, सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसमें हम देखेंगे पीएच पेपर और उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो गैस्ट्रिक जूस अबाउट 1.2 pH, लेमन जूस अभी हमने देखा 2.2, प्योर वाटर का 7, ब्लड का 7.4, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए, ब्लड 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया pH 10, ये भी याद रखना है, MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज यूज्ड एज एंटासिड, जब स्टमक में एसिडिटी होती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ही यूज करते हैं। और लास्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसका पीएच कितना है 14। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट यहाँ पे पीएच पेपर का जो सैंपल है उसमें कलर आपको दिख रहा है पर्पल टाइप।
अब पर्पल टाइप हमें कहां पे, यहां पे देखो तो 13 टू 14 के बीच में मुझे दिख रहा है, राइट। तो ये जो भी कोई सब्सटेंस हमने यहां पे मेजर किया होगा पीएच, वो बेसिक नेचर में होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर और ये पीएच पेपर दोनों का काम अप्रोक्सीमेट पीएच मेजर करना ही है। आप यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा सा ब्लूइश दिख रहा है, तो ये पीएच यहीं कहीं पे दिखी होनी चाहिए, राइट। तो ये अप्रोक्सीमेट पीएच यहां पे मेजर करता है। थर्ड आप ऑब्जर्व करो, तो थर्ड में क्या हुआ, कलर आया ग्रीन, तो ग्रीन मतलब उसका पीएच 7 to 8 के बीच में कहीं पे होगा, तो ये अप्रोक्सीमेट पीएच मेजर करता है पीएच पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। अब हमने बात तो कर ली कि कलर ऐसे चेंज होगा, बट कितना स्ट्रॉन्ग होता है। The strength of acid and bases depends on the number of H plus ion and OH minus ion produced respectively. कोई भी एसिड जिसमें ज्यादा H प्लस अगर फर्निश होता है तो वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर कोई बेस है जिसमें OH माइनस ज्यादा है, ज्यादा रिलीज करता है OH माइनस, तो वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। तो यहां पे आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, तो हम किसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। सो अगर एसिड को हम वाटर में ऐड करें और उसका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो, वापस से रिपीट करूं, वेन एवर वी एड एसिड इनटू वाटर, डेफिनेटली वो आयोनाइज होगा ही। डिफरेंट डिफरेंट आयंस केटायन एंड एनायन में सेपरेट होता है। तो अगर वो 100% आयोनाइज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, सपोज वी टुक 100 HCl मॉलिक्यूल, 100 HCl मॉलिक्यूल, उसको हमने ऐड किया वाटर में। वाटर में ऐड करने के बाद आपको अगर 100 H प्लस मिलता है, तो उसके साथ साथ 100 क्या मिलेगा आपको, 100 Cl माइनस। तो ये 100 आपने HCl लिया था, तो H प्लस भी आपको कितना मिला, 100। उसका मीनिंग 100% उसका क्या हुआ, आयोनाइजेशन, और वी कैन से 100% डिसोसिएशन। अगर 100% कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे ही वीक एसिड में क्या होता है, तो पार्शियली आयोनाइजेशन होता है। क्या होता है, पार्शियली आयोनाइजेशन। अभी जैसे हमने HCl के 100 मॉलिक्यूल्स लिए, वैसे ही यहां पे जो एग्जांपल दिया है वो है एसिटिक एसिड। अगर हमने एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल्स लिए होते तो उसमें से 2 to 3% एसिटिक एसिड का ही आयोनाइजेशन होता, बाकी का 97% जो एसिटिक एसिड होता वो वैसे ही रहता, अनआयोनाइज्ड। तो हम बोल सकते हैं कि इफ पार्शियली आयोनाइजेशन देन इट इज वीक एसिड, एंड इफ कंप्लीट आयोनाइजेशन देन इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल यहां पे लिखे हैं, HCl H2SO4। वीक एसिड का एग्जांपल लिखा है एसिटिक एसिड। जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन दी, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस का होता है। इफ कंप्लीट आयोनाइजेशन देन इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, इफ पार्शियली आयोनाइजेशन देन इट इज अ वीक बेस। सो स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड वीक बेस में आएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है, उसका मीनिंग क्या होगा, पार्शियली आयोनाइजेशन। 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 मोलर एसिटिक एसिड प्रोड्यूसेस डिफरेंट अमाउंट ऑफ H प्लस। अभी बात की, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब कितना आयोनाइजेशन होगा, 100%। एंड इफ एसिटिक एसिड है, इट इज अ वीक एसिड, तो उसमें कितना होगा, पार्शियली आयोनाइजेशन। तो यहां पे हमने बात की स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द एप्लीकेशन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। काफी जगह पे हम पीएच का यूज करते ही है। तो यहां पे फर्स्ट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। इसमें से बच्चों क्वेश्चन निकलते जो है वो है 1 मार्कर क्वेश्चन, ज्यादातर वही निकलते हैं, आपको पीएच रेंज पूछी जाती है। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव
दे कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ द पीएच। तो ये पीएच आपको याद करनी होगी, कौन सी पीएच के बीच में वो काम करता है। तो सो नैरो रेंज मतलब 7 टू अराउंड, अगर आपको प्लांट्स ग्रो करने हैं तो 7 अराउंड ही वहां पे पीएच होना चाहिए सॉइल का। आर बॉडी वर्क्स, ये पॉइंट आपको अंडरलाइन करना होगा, नोट करना होगा। आर बॉडी वर्क्स एट द पीएच रेंज बिटवीन 7 टू 7.8। अगर उससे कम और ज्यादा हो जाता है तो आपको उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रलाइज। अब यहां पे एक आपको डायग्राम दिख रहा है एसिड रेन वाला, राइट। देखो, फैक्ट्रीज में से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एनवायरनमेंट में जाता है, फिर वो ही गैस वाटर रेन के वाटर मॉलिक्यूल के साथ नीचे आता है, तो वो बनाता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो एसिड है वो वाटर रेन के साथ आएगा, तो ऐसी रेन को हम क्या बोलेंगे? एसिड रेन। अब ये एसिड रेन जो पानी है वो कहां पे जाएगा? समंदर में जाएगा, सी में जाएगा। वहां पे जाके जो एक्वेटिक लाइफ है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसको वो हार्मफुल होगा। So when pH of rainwater, this is also a main point, rainwater is less than 5.6. When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. तो acid rain कब बोलेंगे? कि जब water का जो pH है वो कितना होगा? less than 5.6। अगर 5.6 से कम होता है तो उसको हम बोलते हैं acid rain. This is a important point for you. When it's flow into river, it's lower the pH of the river water. नॉर्मली तो 7 के अराउंड ही होगा, फिर एसिड रेन जाएगा तो पीएच क्या हो जाएगा? लेस। तो क्या होगा? अफेक्ट्स द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, इधर प्लांट्स और एनिमल्स। तो वो इस नैरो रेंज में ही सर्वाइव कर सकते हैं। तो पीएच रेंज यहां पे अगर 5.6 से कम होगा तो उसको हम बोलेंगे एसिड रेन। नाउ व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड? तो ये सॉइल की जो पीएच होती है वो मेजर करने का तरीका होता है। वैसे तो पीएच मीटर से ही हम सॉइल की पीएच मेजर कर सकते हैं, बट अगर आपको अप्रोक्सीमेट पीएच मेजर करनी है तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे सॉइल ली गई है, राइट। उसमें यहाँ पे ये पीएच पेपर है। पीएच पेपर आप जब टच करवाएंगे तो क्या होगा? पीएच पेपर का कलर चेंज हो जाएगा, और कलर यहाँ पे देखो स्लाइटली ग्रीन जैसा दिख रहा है, तो मतलब वो जो सॉइल होगी वो न्यूट्रल होगी। To find out the pH of healthy growth of plant, collect the soil from various places and check their pH as follow. तो कुछ steps है। कैसे? Put about 2 gram of soil in a test tube and add 5 ml of water. टेस्ट ट्यूब लो, उसमें वाटर ऐड करो, उसमें 2 ग्राम सॉइल का सैंपल लो। Shake the content of the test tube, filter the content and collect the filtrate. आपको फिल्टर करना है, जो रेसिड्यू बचेंगे उसका कोई काम नहीं है, बट जो फिल्ट्रेट बचा है उसमें हम पीएच मेजर करेंगे। Check the pH of filter using universal indicator paper. Universal indicator paper means pH paper. You can use also universal indicator. Ideal soil pH, please underline or note down the point. आप notes बना रहे हो तो उसमें ऐड करो। Ideal soil pH for the growth of plant is 6 to 7. 6 to 7 के रेंज में अगर है तो प्लांट्स ग्रो करेंगे। नहीं है सोइल, इफ एसिडिक हो जाती है, सोइल अगर एसिडिक हो जाती है तो आपको कोई बेसिक कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। इफ सोइल बेसिक हो जाएगी तो आप क्या ऐड करेंगे? कोई एसिडिक, क्योंकि आपको सोइल को न्यूट्रल फॉर्म करना ही होगा, क्योंकि इसी रेंज में जो क्रॉप होता है वो ग्रो होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में वही इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर एसिडिक होता है तो क्या ऐड करेंगे, और अगर बेसिक होता है तो वो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, उसी की बात हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So when pH of the soil will decrease, then farmer use limestone, calcium oxide, calcium carbonate, बेसिक कोई ना कोई कंपाउंड आपको सोइल में ऐड करना पड़ेगा ताकि पीएच जो डिक्रीज हुई है वो क्या हो जाए? वापस से नॉर्मल तक आ जाए। बट व्हेन पीएच डिक्रीजिंग पीएच ऑफ बेसिक सॉइल, अगर सोइल बेसिक हो चुकी है तो कैसे आप डिक्रीज करें? तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? कोई ना कोई एसिडिक कंपाउंड ऐड करना पड़ेगा। आयरन सल्फेट्स और एल्यूमिनियम सल्फेट एज वेल एज
एलिमेंटल सल्फर रिड्यूस पीएच थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आप इसका यूज कर सकते हो। यूरिया, यूरिया फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड मोनोपोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर। आप इनमें से कोई एक फर्टिलाइजर का यूज करो, या नॉर्मली जो यूज किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर in the form of plant litter, compost and manure will decrease soil pH through the decomposition process। तो अगर सॉइल बेसिक हो चुकी है, आपको न्यूट्रल करनी है, तो एसिडिक कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। इनमें से कोई भी एसिडिक कंपाउंड आप ऐड कर सकते हो। सर्टेन एसिड ऑर्गेनिक मैटर सच एज पाइन नीडल्स, pine sawdust are effective at reducing pH। So pine needle and pine sawdust, आप यहां पे देख सकते हो पाइन नीडल एंड पाइन सोडस्ट। इसका यूज हम कब करते हैं? जब पीएच जो होती है सोइल की वो इंक्रीज हो जाती है, उसको हमें करना होता है डिक्रीज, तब इसका यूज किया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So now pH in our digestive system. So for digestion in our stomach, hydrochloric acid produces. Stomach produces hydrochloric acid. During indigestion, the stomach produces too much acid and causes pain and irritation. अब एसिडिटी हुई है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? कोई ना कोई बेसिक कंपाउंड। और अभी हमने बोला कि बेसिक कंपाउंड जो ऐड करते हैं वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। To get rid of pain, because called bases called antacid are used. They neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, a mild base. अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है तो आप यूज कर सकते हो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, वो भी एक माइल्ड बेस है, आप उसका भी यूज कर सकते हो। मूव टू द नेक्स्ट। Now next, pH change as the cause of tooth decay। इसमें से एक मार्क का MCQ है वो जो इंपॉर्टेंट रहेगा। सो टूथ एनिमल इज द मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। प्लीज अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो इस पॉइंट को, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ना व्हाट इज कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट मीन्स कैल्शियम फॉस्फेट। Calcium phosphate. So chemical formula is Ca3PO4 twice। कैल्शियम फॉस्फेट को ही क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। Bacteria in the mouth produces acid by degradation of sugar and food particles. Thus, enamel is corroded at तो यहां से आपको ये पॉइंट अंडरलाइन करना है। द pH below 5.5 इट इज कॉल्ड टूथ डिके। pH 5.5 से अगर कम होता है, इसलिए बोला जाता है कि रात को भी ब्रश करना जरूरी है। क्यों होता है? क्योंकि फूड पार्टिकल स्टक हो जाते हैं, फिर वो बैक्टीरिया डिग्रेड करते हैं, तो एसिड प्रोड्यूस होता है, और उससे उसका pH 5.5 से अगर डिक्रीज हो गया तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसी प्रॉब्लम आजकल आती है, राइट? फिर रूट कैनाल करवाना पड़ता है। तो उसका रीजन यही है कि अंदर जो फूड पार्टिकल होते हैं वो डिग्रेड होने से एसिड रिलीज करेगा और पीएच वहां पे कम होगा। यूजिंग टूथपेस्ट, अब नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं? टूथपेस्ट, जो कि नेचर में कैसा होगा? बेसिक। अंदर एसिड प्रोड्यूस हुआ है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी हम यूज करेंगे वो बेसिक ही होगा। So using toothpaste, a basic compound can neutralizes the excess acid and prevent tooth decay. Move to the next slide. Now, self-defense by organisms through chemical welfare. Bee sting leaves formic acid. Formic acid का another name है, IUPAC नेम है मिथेनोइक एसिड। केमिकल फॉर्मूला अगर लिखना है तो HCOOH, this is the chemical formula of formic acid, which causes pain and irritation. Applying mild base like baking soda on the tongue
आर गिव्स रिलीफ। बी स्टिंग अगर हुआ है तो उसमें वो कौन सा एसिड इंजेक्ट करता है, एसिड इंजेक्ट करेगा फॉर्मिक एसिड। उसका IUPAC नोमेनक्लेचर जो है, कौन सा नेम है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वो है मिथेनोइक एसिड। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल स्टिंग, नेटल लीव्स, देखो नेटल लीव्स यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। नेटल लीव्स ऑल्सो इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड इन आवर बॉडी। लेकिन नेचर का करिश्मा देखो आप, कि जहां पे आपको नेटल लीव्स दिखेंगे उसी के बाजू में यहां पे आपको जो डॉग प्लांट दिख रहा है वो डॉग प्लांट आपको मिलेगा। एंड डॉग प्लांट उसकी रेमेडी है। अगर नेटल स्टिंग ने, नेटल लीव ने आपके बॉडी में मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट किया है तो उसकी रेमेडी उसके बाजू में ही है, जो क्या है, डॉग प्लांट। सो कैन वी से डॉग प्लांट इज अ बेसिक कंपाउंड, उनमें से जो भी आपको मिलेगा वो क्या होगा, बेसिक, क्योंकि नेटल लीव्स में जो एसिड आया उसको वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सम नेचुरली अकरिंग एसिड, कुछ एग्जांपल्स है, नॉर्मली हम पढ़ते ही है तो वो याद ही होते हैं। विनेगर तो एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज तो सिट्रिक एसिड, टेम्ब्रिंड टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, सोर मिल्क कर्ड तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है, लेमन सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग अभी बड़ा, जैसे बी स्टिंग में मिथेनोइक एसिड था वैसे ही एंड स्टिंग में भी मिथेनोइक एसिड, एंड नेटल स्टिंग ऑल्सो मिथेनोइक एसिड। One more information is here. Acids in other plants. The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish cloud of sulfuric acid. आप सोचो वीनस का जो एटमॉस्फियर है वो क्लाउड किसके बने हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के। सो डेफिनेटली वहां पे हम जिंदा नहीं रह सकते, राइट। सो इन विनस देयर आर क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी हैव टू डिस्कस्ड सॉल्ट्स। हमने एसिड की बात की, हमने बेस की बात की, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे सॉल्ट्स की। तो सॉल्ट किसको बोलेंगे, व्हाट इज सॉल्ट? व्हेन सॉल्ट एडेड इनटू वाटर, प्लीज नोट करना, व्हेन सॉल्ट एडेड इनटू वाटर it will ionize into ions another than H plus and OH minus। आपने जब किसी भी सॉल्ट को वाटर में ऐड किया तो वो आयोनाइज तो होगा ही, लेकिन उसमें H प्लस एंड OH माइनस आयन नहीं होना चाहिए। इन दो आयंस के अलावा आपको अगर कोई भी आयन मिलता है तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, दैट कंपाउंड इज नोन एज सॉल्ट। ये आयन उसमें नहीं मिलने चाहिए। अगर H प्लस मिलेगा वो एसिड हो जाएगा, अगर OH मिलेगा तो वो बेस हो जाएगा, ये उसमें नहीं मिलना चाहिए। अब कोई भी सॉल्ट का एग्जांपल उठा लो, NaCl, NaCl को वाटर में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, Na प्लस Cl माइनस, तो वहां पे ना H प्लस मिला ना OH माइनस, तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है सॉल्ट्स। Salts having same positive or negative radicals belong to a family. NaCl, Na2SO4 belong to family of sodium salt। अब देखो NaCl में पॉजिटिव कौन सा है, सोडियम, Na2SO4 में भी पॉजिटिव कौन सा, सोडियम, तो ये दोनों कौन से फैमिली के हैं, सोडियम फैमिली के हैं। NaCl एंड KCl दोनों में क्या सेम है, तो क्लोराइड है, तो ये दोनों कौन से फैमिली से है, क्लोराइड फैमिली से। अभी यहां पे जो आपको समझने वाला पॉइंट है वो है पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने जो पढ़ी वहां पे हमने बात की थी, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट, मतलब सॉल्ट बनेगा तो किसमें से बनेगा, कोई एसिड और कोई बेस। तो सॉल्ट जिस एसिड से बनता है उस एसिड को बोला जाता है पेरेंट एसिड, और जिस बेस में से बनता है उसको हम बोलते हैं पेरेंट बेस। जैसे कि यहां पे एग्जांपल आप देखो, K2SO4, K2SO4 का नाम होगा पोटेशियम सल्फेट। अब उसमें जो पॉजिटिव होता है वो आपको पेरेंट बेस देगा, क्या देगा, पेरेंट बेस, उसमें से पेरेंट बेस मिलता है। एंड नेगेटिव जो है वहां से आपको मिलेगा पेरेंट एसिड।
तो आप सोचो कि SO4 कहां से आ सकता है, तो SO4 आएगा H2SO4 में से। तो ये जो सोल्ट आपका है K2SO4, उसका पेरेंट एसिड क्या होगा, पेरेंट एसिड होगा सल्फ्यूरिक एसिड। एंड K, तो K कहां से आया होगा, K आया होगा KOH में से। तो KOH मींस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो उसका क्या हो गया, पेरेंट बेस। समझ में आया? अगर कोई सोल्ट है तो वो कौन से एसिड में से बना, उस एसिड को हम बोलते हैं पेरेंट एसिड। कौन से बेस में से बना, उसको हम बोलते हैं पेरेंट बेस। जैसे कि सोडियम सल्फेट यहां पे लिया है, तो सोडियम कहां से आ सकता है, बेस में NaOH, तो ये देखो उसमें पेरेंट बेस आपको मिला NaOH। SO4 कहां से आएगा, SO4 आएगा पेरेंट एसिड में से। पेरेंट एसिड कौन सा होगा, H2SO4। तो आप कोई भी सॉल्ट उठा लो, उसका पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस, अगर आपको एसिड और बेस के स्ट्रक्चर फॉर्मूलास याद है तो आप लिख पाएंगे। जैसे कि हम CuSO4 उठा ले, तो Cu कहां से आया होगा, CuOH ट्वाइस विच इज पेरेंट बेस। एंड SO4 कहां से आया होगा, H2SO4 विच इज पेरेंट एसिड। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिए हैं, आप नोट करो। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये जो सोल्ट होते हैं वो सोल्ट भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होते हैं। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो ये सोल्ट कैसे एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होते हैं देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। सो नाउ, जो भी सोल्ट फॉर्म होगा उसका नेचर एसिडिक होगा, उसका नेचर बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करेगा पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस। कौन डिसाइड करेगा, पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस। इफ, मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, पेरेंट एसिड Pa एंड पेरेंट बेस। इफ पेरेंट एसिड स्ट्रॉन्ग एंड पेरेंट बेस ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, तो जो भी सोल्ट बनेगा वो सोल्ट होगा न्यूट्रल। कैसा होगा, न्यूट्रल। रिपीट करूंगा अभी, पेरेंट एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग किसको बोला था, याद करो, कंप्लीट आयोनाइजेशन। एंड पेरेंट बेस ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग होगा, तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा उसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल माने पीएच उसका 7 होगा, 7 के अराउंड। इफ पेरेंट एसिड इज स्ट्रॉन्ग एंड पेरेंट बेस इज वीक, अब किसका पलड़ा भारी है भाई, तो पेरेंट एसिड का पलड़ा भारी है, वो स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, सॉल्ट का नेचर होगा एसिडिक। आप देखो यहां पे पेरेंट एसिड आपका कैसा था, स्ट्रॉन्ग, पेरेंट बेस कैसा था, वीक। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का तो नेचर रहेगा, तो ये होगा एसिडिक। सेम वैसा वर्सा, अगर पेरेंट एसिड आपका वीक हो, पेरेंट एसिड आपका वीक हो, पेरेंट एसिड आपका कैसा मिला आपको, वीक, एंड पेरेंट बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो, तो अब स्ट्रॉन्ग कौन सा है, पेरेंट बेस। तो वो जो सोल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। तो आपको कोई अननोन सोल्ट पूछे और उसका नेचर आपको पूछे कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस मालूम होंगे तो ही आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आपको वो एग्जांपल्स याद करने ही होंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस वीक। यहां पे आप टेबल में देखो, जैसे कि ये सोडियम क्लोराइड लिया, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज NaCl। तो NaCl में Cl कहां से आया होगा, HCl। Na कहां से डिराइव हुआ होगा, मींस सेपरेट हुआ होगा, तो NaOH। तो HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो अभी मुझे मालूम है, आपको याद करना पड़ेगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे अभी हमने बात की, स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग अगर कंबाइन होंगे, पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस, तो जो भी सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, न्यूट्रल। तो देखो इसका पीएच कितना मिला आपको, 7। सिंपल। कॉपर सल्फेट में देखो, H2SO4 है वो स्ट्रॉन्ग है, एंड CuOH ट्वाइस है वो वीक है, ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। किसका पलड़ा भारी, एसिड का, तो वो एसिडिक सॉल्ट होगा। तो देखो पीएच लेस देन 7।
सो कॉपर सल्फेट जो होगा उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। सेम यहां पे देखो सोडियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट कहां से आया, H2CO3 कार्बोनिक एसिड विच इज अ वीक एसिड, एंड NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, किसका ब्लड बारी, बेस का। दैट मीन्स ये जो सोल्ट होगा उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। यहां पे आप देख सकते हो ग्रेटर देन 7। तो कोई भी सोल्ट का नेचर अगर आपको फाइंड करना है तो आपको पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस स्ट्रॉन्ग है कि वीक ये मालूम होना चाहिए। और उसके लिए आपको नेक्स्ट टेबल जो मैं अभी शो करूंगा स्लाइड्स में वो आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के एग्जांपल्स। यहां पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड H2SO4 इट इज सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 इट इज नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI हाइड्रोआयोडिक एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO4 पर क्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड में नाइट्रस एसिड HNO2, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, एंड COOH ट्वाइस इट इज ऑक्जेलिक एसिड। तो ये सारे के सारे एग्जांपल थे वीक एसिड के। इस स्लाइड को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो एंड नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो यहां पे आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग बेस में लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिसोपो तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था तो उसका हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग ही होगा। देन SrOH ट्वाइस इज स्ट्रोंसियम हाइड्रोक्साइड एंड BaOH ट्वाइस इज बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये इतने स्ट्रॉन्ग बेस। और यहाँ पे वीक में NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, H2O वाटर एंड NaHCO3 इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। तो ये थे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो ये जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। सो तब तक ये जितने भी हमने कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में किए वो रिवाइज करो। अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा, कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में बताओ, हम नेक्स्ट लेक्चर में वो डाउट सॉल्व करके फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।